अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ गुलाम अकबर, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। तो आज मैं पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट की बायोलॉजी की शेयर करने लगा हूँ पहले टेस्ट की। अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स की भी और टेस्ट की भी केयर शेयर कर दूंगा। शुक्रिया। हमारे पास सबसे पहला सवाल है कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस अटैक विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स फॉर इट्स मल्टीप्लिकेशन। कि हमारे पास इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरसेस होती हैं, जिस तरीके से हमारे पास एड्स है वो कौन से सेल को अटैक कर रही होती है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा हुआ कि हेल्पर टी सेल्स को अटैक कर रही होती हैं। न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, इनको वो अटैक नहीं कर रही होती। दूसरे सवाल की अगर हम बात करें, वायरसेस यूजली आर लिमिटेड टू स्पेसिफिक होस्ट बिकॉज, वो कहती हैं कि वायरसेस जो होती हैं वो एक स्पेसिफिक होस्ट को ही अटैक क्यों कर रही होती है बाकी सेल्स को छोड़ के। दे कंटेन द डीएनए आरएनए, डीएनए और आरएनए तो सब में होता है। दे कंटेन प्रोटीन, प्रोटीन भी सब में होता है। दे आर स्पेसिफिक टू सेल रिसेप्टर्स, हाँ ये थोड़ा सा अप्रोप्रिएट लग रहा है। दे आर कैपेबल टू डिवाइड विद इन द होस्ट बॉडी, होस्ट किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर वो कैपेबल होते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सी हो गया, दे आर स्पेसिफिक टू सेल रिसेप्टर्स, जिस तरीके से हमने पिछले सवाल में भी पढ़ा हेल्पर टी सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइपिकल सिम्टम ऑफ एड्स। तो एड की टिपिकल सिम्टम कौन सी है? सडन वेट लॉस, एक्टिव इम्यून फंक्शन। एक एक्टिव इम्यून फंक्शन नहीं होता बल्कि हमारे पास इम्यून फंक्शन डिफेक्टेड हो जाता है। विजन इम्पेयरमेंट ये इसकी सिम्टम नहीं है। हमारे पास सार्कोमा, रेयर फॉर्म ऑफ स्किन कैंसर, ये भी हमारे पास नहीं होता। जो हमारे पास मेनली हो रहा होता है वो होता है सडन वेट लॉस, जो उसकी सिम्टम्स ने हमें बताया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स द लीफ थ्रो, ये तो सिंपल है, स्टोमेटा। क्लोरोप्लास्ट, मीजोफिलिया, थैलाकोइड के जरिए वो इंटर नहीं हो रही होती। एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन आर, तो उन्हें पढ़ा है कि एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन हमारे पास एटीपी बन रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो वाटर बन रहा होता है। शुगर एंड ऑक्सीजन ये तो नहीं होगा। वाटर एंड एनर्जी ये थोड़ा सा बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ये हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी ये भी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिस्पायरेटरी फ्यूल। सुक्रोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये तो बिल्कुल सिंपल था। हम ग्लूकोज को एज आ रिस्पायरेटरी फ्यूल यूज़ कर रहे होते हैं रिस्पायरेशन में, तो बीटा ऑप्शन है हमारे पास इसका बिल्कुल ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। सेलुलोज, जो हमारे पास सेलुलोज होता है ये बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। इंसुलिन ये हमारे पास एक हार्मोन है, और जो काइटिन होता है वो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का बना होता है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा है ग्लाइकोजन, जो हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन ह्यूमन बॉडी। इंजाइम्स, लिपिड्स, वाटर, प्रोटीन्स। अब ये दो तरीके से आपके पास आ सकता है। अगर वो पढ़े ऑर्गेनिक के लिहाज से पूछेंगे तो हम बताएंगे प्रोटीन्स, लेकिन अगर वो एक सवाल ये भी पूछ लेते थे कि व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो फिर आपने उसको वाटर बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, मेटाबॉलिज्म इज ऑल अबाउट ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन अ सेल। ये तो बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है, हमें बताया हुआ है, लेकिन फिर भी आपने बाकी ऑप्शंस को देख लेना है। ऑल केमिकल रिएक्शंस इन प्रोकैरियोटिक बॉडीज नहीं, ऑल केमिकल रिएक्शंस इन यूकैरियोटिक बॉडीज नहीं, ऑल केमिकल रिएक्शंस इन इंडस्ट्री, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन अपने पास होगा अल्फा, ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन अ सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। हैव स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, तो हमें पता है इनका सेम स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं होता। हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, डिफरेंट नहीं होता। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सुक्रोज, तो हमारे पास जो सुक्रोज होता है ये इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। हमें पढ़ा है कि वो अल्फा 1 पर लिंक के साथ मिल रहे होते हैं। दे आर एल्डो एक्सोसिस, तो एल्डो हेक्सोसिस नहीं होते। ग्लूकोज एल्डो होता है, जो हमारे पास फ्रुक्टोज होता है वो कीटो होता है। तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ली, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सुक्रोज। In alpha helix of a polypeptide consists of 360 amino acids. How many turns does the alpha helix contain? तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास अल्फा हेलिक्स होती है ना, उसकी एक टर्न के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो अगर हमारे पास टोटल अमाइनो एसिड 360 है तो हम उसको 3.6 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो नंबर्स ऑफ अल्फा हेलिक्स के बताएगा टर्न्स के बारे में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 360 डिवाइड बाई 3.6 इक्वल टू 100 टर्न्स। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा बीटा, 100 टर्न्स। Insulin consists of two polypeptide contains 21 amino acids and 30 amino acids each. How many peptide bond does the insulin contain? आपने हमेशा ये रूल याद रखना है कि एक चेन के अंदर जितने अमाइनो एसिड्स होंगे ना, अगर हम उसको -1 कर देंगे ना तो उस चेन के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स आ जाते हैं। अगर 21 अमाइनो एसिड्स पहली चेन में है, -1 करें तो हमारे पास पहली चेन के अंदर आएंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स 20।
अब दूसरी चेन की अगर देखें इसके अंदर 30 अमीनो एसिड्स हैं, -1 करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 29। 29 प्लस 20 इक्वल टू 49। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 49 पेप्टाइड बॉन्ड्स, जो हमारे पास क्या है चार्ली। When alpha glucose is condensed with beta fructose, which of the following is the product? माल्टोज, जो हमारे पास माल्टोज होता है ना वो 2 ग्लूकोज मालिक्यूल का बना होता है। लैक्टोज, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस लैक्टोज का बना होता है। जो हमारे पास वाटर है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा होता है एंड पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर हम बाई प्रोडक्ट को देखें तो हमारे पास वो वाटर बन रहा होता है। अगर हम देखें पेप्टाइड बॉन्ड तो दो चीज़ों के दौरान पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए हमारे पास बन रही होती है सुक्रोज। तो हमारे पास अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको वाटर चूज करेंगे चार्ली। What is incorrect about plasma membrane? They are involved in maintaining the gradient between different compartments। तो हमें पता है कि जो मेम्ब्रेन होती है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के इर्द गिर्द ग्रेडियंट तो मेंटेन कर रही होती है। दे आर इन्वॉल्व इन सेल कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के भी अंदर भी उसका रोल होता है। दे आर इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स, तो एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स के अंदर भी हमें पता है इसका रोल होता है क्योंकि ये पार्शली परमिएबल होती है। दे इनिशिएट न्यूक्लियर डिवीजन, तो न्यूक्लियर डिवीजन इनिशिएट यहाँ से नहीं होती बल्कि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हो रही होती है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबसे पहले डिसअपेयर होती है और वो इनिशिएट कराती है न्यूक्लियर डिवीजन को। तो हमारे पास इसका ऑप्शन ये सही नहीं होगा, डेल्टा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट? ऑल फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इज पैसिव, ठीक है। ऑल पैसिव ट्रांसपोर्ट इज फैसिलिटेटेड, ठीक है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये हमारे पास मेजर डिफरेंस आ रहा है कि जो हमारे पास फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट होती है वो प्रोटीन्स रिक्वायर कर रही होती है और जो हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है उसके अंदर प्रोटीन्स रिक्वायर नहीं होते। यही तो एक बेसिक डिफरेंस है और फैसिलिटेड डिफ्यूजन की हमारे पास डेफिनेशन भी है। विच ऑर्गेनेली सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट आर रीपैकिंग एल्सवेयर। वो कहते हैं पैकिंग के लिए, सेल से बाहर पैकिंग के लिए जब हम कोई प्रोटीन्स भेजते हैं तो वो उसको प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कौन कर रहा होता है। यहाँ पे सवाल पे आपने गौर करना है कि उन्होंने ये पूछा है कि उनको पैकिंग करने के लिए जो पहले प्रोटीन बन रहे हैं वो सिंथेसाइज कहाँ से हो रहे हैं। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर वो यहाँ पे बात करते कि उनको पैक कौन कर रहा होता है फिर हमने कहना था कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए हमारे पास इस वक्त जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास अल्फा होगा। आपने सारे ऑप्शन को एक बार एनालाइज ज़रूर कर लेना होता है क्योंकि कोई भी और ऑप्शंस का अप्रोप्रिएट हो सकता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्री राइबोसोम्स नहीं उसको उस तरीके से सेंसिटाइज करते हमारे पास जब तक वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे साथ अटैच नहीं होते। तो इसका हमारे पास पैकिंग के लिए जो मटीरियल बन रहा होता है उसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है। लाइसोसोम ओरिजिनेट फ्रॉम विच सेल ऑर्गेनेलिस? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपडेटेड सेल मेम्ब्रेन। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो हमारे पास वेसिकल्स निकलती हैं ना वो आगे मिलकर हमारे पास लाइसोसोम बनाती हैं। लाइसोसोम के अंदर लिखा हुआ है। विच ऑफ दी सेल ऑर्गेनाइज आर इन्वॉल्व इन द सेंसेस ऑफ न्यू प्लांट सेल वाल्स? तो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि गोल्जी वेसिकल्स ना हमारे पास वो न्यू सेल वाल बनाने में रोल प्ले कर रही होती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ये तो नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो होगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ अ प्लांट सेल डज नॉट इंक्लूड। प्रोटोप्लास्ट बेसिकली होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकल होता है एक कंप्लीट सेल लिया, लेकिन डिफरेंस क्या होता है अगर हम एक प्लांट सेल को पकड़ें उसकी सेल वार रिमूव कर दें तो हमारे पास जो बाकी जितना भी मटेरियल बनता है वो एक प्रोटोप्लास्ट होता है। प्रोटोप्लास्ट एक एनिमल सेल की तरह ही होता है लेकिन ये बेसिकली सेल वाल के रिमूव होने की वजह से होता है, तो हम इसको इसलिए प्रोटोप्लास्ट कह रहे होते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल वेयर आर द प्रोटीन्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन लोकेटेड? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया जी बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें पता है कि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन हो रही होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के उसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। विच सेल सेंसिटाइज टेस्टोस्टेरोन? अडर्नल मेडुला ऑफिनल ग्लैंड्स नहीं, अडर्नल कोर्टेक्स नहीं, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस बिल्कुल। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस हमारे पास टेस्टोस्टेरोन बना रहे होते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम विल यू फाइंड सिचुआन सेल्स? हमारे पास जो सिचुआन सेल्स होते हैं ना ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं होते, हमारे पास ओनली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। लिम्बिक सिस्टम नहीं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं, उसके अंदर नहीं होते। कशिंग डिजीज रिजल्ट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ विच हार्मोन? नॉन अड्रेनालिन नहीं, टेस्टोस्टेरोन नहीं, एड्रेनोकोर्टिको
ट्रॉफिक हार्मोन नहीं, कॉर्टिसोल। बेसिकली ये कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज करने की वजह से क्रशिंग डिजीज हो रही होती है। द टारगेट सेल ऑफ दिस हार्मोन आर प्रेजेंट इन किडनी ट्यूब्यूल्स, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, नॉरएड्रेनालिन। उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसके टारगेट सेल किडनी में होते हैं, तो हमारे पास एल्डोस्टेरोन अल्फा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन किडनीज पे एक्ट कर रहा होता है, वहाँ पे सोडियम की अब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन में रोल प्ले कर रहा होता है। न्यूरोडेमा सेल्स आर आल्सो नाउन एज, हमारे पास श्वान सेल्स को न्यूरोडेमा सेल्स भी कहते हैं। ये हमारे पास बिल्कुल एक सिंपल स्टेटमेंट थी। Which of these compounds generate a feeling of well-being and inhibit the sensation of pain? तो हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाके इनहिबिट कर रहे होते हैं वो वाले हार्मोन बेसिकली पेन के सेंसेशन को कम कर रहे होते हैं। कॉर्टिसोल नहीं, एड्रेनालिन नहीं, एंडोर्फिन हमारे पास बिल्कुल, ये हमारे पास जो चार्ली ऑप्शन है बिल्कुल सही होता है। ये ब्रेन पे एक्ट कर रहा होता है, एक उसकी पेन की सेंसेशन भी कम कर रहा होता है और वेलबींग में भी उसका रोल प्ले कर रहा होता है। डोपामीन भी इसका क्लोज था, लेकिन बेस्ट ऑप्शन इसमें से एंडोर्फिन होगा। अगर चार्ली ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ना होता तो फिर हम डोपामीन पे जाते हैं, ये भी आपने याद रखनी बात। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच एनिमल ग्रुप? जो हमारे पास क्नाइडेरिया होते हैं ना, इसके अंदर हमारे पास डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है, चार्ली ऑप्शन के अंदर। स्टेगुलस बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स? तो हमारे पास सिंपल हेमिकोडिड्स की एग्जांपल लिखी हुई है, डेल्टा ऑप्शन। Which is correct about triploplastic animals? They all show bilateral symmetry, they all show radial symmetry, they are deuterostomes, they are protostomes, या दे शो रेडियल एज वेल एज बायलेटरल सिमेट्री। तो बेसिकली हमारे पास इसकी मेन सिमेट्री जो होती है वो रेडियल होती है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो बायलेटरल सिमेट्री भी इसकी शो कर रहे होते हैं। हमारे पास बीटा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। विच फीचर्स आइडेंटिफाइड ड्यूटरोस्टोम? ब्लोस्टोबर मेक्स अ माउथ नहीं, ब्लोस्टोबर हमारे पास एनएस बना रहा होता है। ज़ाइगोट डिवाइड स्पाइरली, ये भी नहीं होता। फेट ऑफ ईच ब्लास्टोमर इज प्रीटरमिनेट, ये भी नहीं होता। मेसोडर्म फॉर्म्स द डेवलपिंग आर्ट। ये चार्ली अपने पास जो ऑप्शन है हमारे पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स एक्टिव साइट, कैटालिस्टिक साइट, बाइंडिंग साइट या एलोस्टिक साइट। तो हमारे पास एक्टिव साइट की सिंपल सी डेफिनेशन है, तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन होगा। The rate of an enzyme catalyzed reaction can be reduced by inhibitors is constant under all conditions, constant तो कभी भी नहीं होता। cannot be measured, measured किया जा सकता है। has no relation with substrate concentration, तो substrate की concentration पे वो डिपेंड कर रहा होता है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन ही राइट होगा, कैन बी रिड्यूस्ड बाय इनहिबिटर्स। इनहिबिटर होता ही वो है जो उसके रेट को स्लो कर रहा होता है। An activated enzyme consisting of polypeptide chain and the cofactor is called एपोएंजाइम। हमारे पास जो एपोएंजाइम होता है अगर उसका कोफैक्टर रिमूव्ड हो तो फिर जो बाकी एंजाइम बनता है जो इनएक्टिव होता है उसको एपोएंजाइम कहते हैं। होलो एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम, हाइब्रिड एंजाइम। तो हमारे पास बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। होलो एंजाइम वो एंजाइम होता है जो एक्टिव भी होता है और उसके अंदर शायद पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ उसका कोफैक्टर भी लगा होता है, तो बीटा हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। इनहिबिटर्स विच ब्लॉक द एंजाइम बाय फॉर्मिंग वीक बॉन्ड्स आर कॉल्ड कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। कम्पिटेटिव होते हैं जिनकी ना एक्टिव साइट के साथ शक्ल में मैच कर रही होती है और वो सबस्ट्रेट की जगह लग जाते हैं। नॉन कम्पिटेटिव जो हमारे पास एक्टिव साइट की बजाय किसी भी जगह पे लग जाएं। इरिवर्सिबल इनहिबिटर, इरिवर्सिबल वो होते हैं जो हमारे पास बाइंड होते हैं उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब पक्का पक्का वो इनहिबिशन काज कर देते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, तो जी हाँ करेक्ट ऑप्शन अपने पास है डेल्टा। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स वो इनहिबिटर्स होते हैं जो हमारे पास जिनके इफेक्ट को रिवर्स किया जाता है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करके, तो करेक्ट ऑप्शन डेल्टा होगा। व्हाट इज मीन बाय एंजाइम डिनेचुरेशन? एंजाइम डिनेचुरेशन बेसिकली होता क्या है? एंजाइम बिगेन टू कैटलाइज रिवर्स रिएक्शन नहीं, द एंजाइम लूजेस इट्स थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। एंजाइम स्टॉप्स इट्स एक्टिविटी टेम्परेली, तो एक्टिविटी टेम्परेली उसकी नहीं रुकती। अगर एंजाइम डेनेचर हो जाए तो उसकी एक्टिविटी पक्की पक्की रुक जाती है। एंजाइम बिकम एपोएंजाइम तो नहीं, तो बीटा ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल इसका राइट होगा। द एंजाइम लूजेस इट्स थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। Descent with modification means all organisms show resemblance. Organisms do not show resemblance. The organisms show resemblance but later change. The organisms do not show resemblance but later becomes alike. तो इसका मेरे ख्याल से चार्ली ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म रिजेम्बलेंस शो कर रहे होते हैं लेकिन बाद में जाके वो चेंज हो जाते हैं, तो इसका चार्ली सही ऑप्शन होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डिपेंड्स अपॉन एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल भी नहीं।
जो कि क्वाइट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो तो आगे ट्रांसमिट ही नहीं हो रहे होते। जेनेटिक गिफ्ट नहीं, डिपेंड्स अपॉन द हेरिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स सर्वाइवल इंडिविजुअल्स। तो हमारे पास बिल्कुल लाइन भी वहाँ पे दी हुई है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में कि उनकी जो हेरिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन होती है उनको पेरेंट्स की तरफ से मिलती है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो चार्ली ऑप्शन आपके पास राइट होगा। डेल्टा नेचुरल कैटास्ट्रॉफीज तो ये भी नहीं होगा। According to Darwin, a diverse life forms could arise from common ancestor, randomness, the process of spiral creation, the inheritance of incorrect characters। तो हमारे पास जो इसका सही ऑप्शन होगा हमारे पास कॉमन एंसेस्टर ही होगा। उसकी थ्योरी बेसिकली यही थी कि सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली एक ही पेरेंट से डेवलप हो रही हैं। अल्फा इसका राइट ऑप्शन है। इन टेरेस्ट्रियल वर्टब्रेस द गिल स्लिट्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म स्ट्रक्चर ट्यूब। ये हमारे पास सिंपल बुक लाइन है। एयर मसल्स नहीं, लैरिंक्स, लंग्स नहीं, ये नहीं बना रहे होते। द स्लिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन। स्लिवरी ग्लैंड्स वो होते हैं हमारे पास सलाइवा वगैरह प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, स्टमक के अंदर तो नहीं होते, उसके अंदर दूसरे डाइजेशन वाले ग्लैंड्स होते हैं, फेरेंक्स के अंदर भी नहीं होते, पैंक्रियास के अंदर भी नहीं होते। तो बकल कैविटी हमारे पास ऑप्शन है, जो हमारे पास एक बेसिकली माउथ का ही हिस्सा है जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। द डिस्टल एंड्स ऑफ मेलफेजियन ट्यूब बाथ इज फ्रीली इन विच ऑफ द फॉलोइंग। डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर नहीं, इंटेस्टाइन के अंदर नहीं, हिमोसोल उसके अंदर नहीं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो चार्ली है, वो सिनोम के अंदर बेसिकली होते हैं। हंकर कॉन्ट्रैक्शंस आर ऑफ विच टाइप। पेरिस्टाइल्सिस। पेरिस्टाइल्सिस हमारे पास नॉर्मल मूवमेंट होती है, जो फुट को हमारे पास माउथ से नीचे लेके आ रही होती है। वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, तो मूवमेंट्स ये सारी ही इनवॉलंटरी होती है, चाहे वो एंटी पेरिस्टाइल्सिस हो पेरिस्टाइल्सिस। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन था एंटी पेरिस्टाइल्सिस। जो हमें भूख लगती है तो रिवर्स मूवमेंट्स होती हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वजह से, जिसको हम हंकर पैंग्स कहते हैं। पार्टली डाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ कॉकरोच। तो हमारे पास जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड होता है ना उसको क्रॉप के अंदर किया जाता है। हमारे पास बेसिकली सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ लें एक बार। एक्सेप्शनली द पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेटेड बाय द रूट प्रेशर इज अबाउट हाउ मेनी kPa। तो हमें पता है ये 800 kPa है, वहाँ पे रूट प्रेशर वाली थ्योरी के अंदर इसको एक्सप्लेन किया हुआ था। The movement of water molecules from a region of high water potential to the region of lower water potential, active transport, osmosis, diffusion, photosynthesis। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी लग रही हो, डिफ्यूजन वो सिंपल जो डिफ्यूजन हो रही होती है वाटर के अलावा जितनी मालिक्यूल्स उनकी। तो जब वाटर का स्पेसिफिकली वो नाम ले दें तो हम उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरीड एज कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। तो हमारे पास ये 20% होती है, बाकी कुछ डिजॉल्व फॉर्म में होती है, कुछ कार्बोनेट्स के साथ जा रही होती है, उसकी भी आपने परसेंटेज याद रख लेनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेम्परेचर। बेसिकली उन्होंने पूछा कि बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा होता है हाई टेम्परेचर पे। जो सिस्ट होते हैं वो रेजिस्टेंस नहीं होते, जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स तब बनते हैं जब हमारे पास सिर्फ टेम्परेचर की बात ना हो रही हो, जब हमारे पास ये बात हो रही हो कि उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है, उसको टेम्परेचर भी नहीं है, उसको पोलरिश होने के लिए कोई कंडीशन नहीं मिल रही, तो तब हमारे पास स्पोर्स बन रहे होते हैं। सेल वाल नहीं बचा रही होती, कैप्सूल्स। बेसिकली एक बैक्टीरिया की बात करें हाई टेम्परेचर पे तो उसके लिए कैप्सूल ही राइट ऑप्शन होगा, जो कि डेल्टा है। लेकिन अगर वो बात कर देते कि एक जनरेशन को बचाने के लिए जब अनफेवरेबल कंडीशन है और हाई टेम्परेचर, तब हम कह सकते थे ये कि स्पोर्स है। लेकिन फिलहाल अपने पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कैप्सूल्स होगा। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू रिलीज। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ कर रहे होते हैं, H2S को। तो हमारे पास वो हाइड्रोजन को यूज़ कर लेते हैं और फिर वो सल्फर को रिलीज करवा रहे होते हैं। फॉर स्टेरिलाइजेशन पर्पस जनरली एक्स-रेज आर यूज्ड विच काज म्यूटेशन द बैक्टीरिया जीनोम, डिनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स, इनएक्टिवेशन बैक्टीरिया टू बिकम पैथोजन। तो बेसिकली डिनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स करवा देते हैं। बकेट सेल इन्वेलप डज नॉट इंक्लूड स्लाइम, कैप्सूल, सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन। तो हमारे पास जो बैक्टीरिया की सेल इन्वेलप होती है वो स्लाइम के अलावा बाकी तीनों स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है। A periplasmic space is the space between outer membrane and peptidoglycan layer of cell wall नहीं, between cell membrane and cell wall, space between the cells, space between the phospholipid bilayer। between the cells जो हमारे पास होती है वो भी नहीं होगी। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बीटा होगा, कि एक सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल के दरमियान जो स्पेस होती है हमारे पास पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है। Which of the following part of male reproductive is located outside the testis? सेमनीफाइज ट्यूबस जो टेस्टिस के अंदर होते हैं, एपिडिडिमिस ये हमारे पास वहाँ से डक्ट निकल रही होती है, टेस्टिस के अंदर होती है। एफरेंट डक्ट्यूल ये भी उसके अंदर होते हैं। जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो यूरिनो जेनिटल डक्ट है, जो हमारे पास आउटसाइड लाई कर रही होती है टेस्टिस के। पैरासाइटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमारे पास ये सिंपल सा ऑप्शन है, सेमनीफाइड ट्यूबस के दरमियान ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जब मील एपिथेलियम, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड में नहीं होते।
Second meiotic division in oocyte is completed during when the ovum is discharged from the ovary, नहीं, just before fertilization, नहीं, before the onset of menstruation, नहीं, when oocyte is fertilized by sperm, जब तक उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी उसकी सेकंड फर्टिलाइजेशन कंप्लीट ही नहीं होती, सेकंड डिवीजन। अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो फिर ही उसकी सेकंड मेयोटिक डिवीजन होती है और आगे फिर वो जाइगोट वगैरह बना रहा होता है। ड्यूरिंग बर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बर्थ कैनाल, तो ये हमारे पास सिंपल ऑप्शन था बिल्कुल, वेजाइना, ये उसकी वेजाइना को बर्थ कैनाल भी कहते हैं। Nutrition of the developing egg in the ovary is provided by which of the following? Germ cells, egg mother cells, follicular cells, endometrial cells। तो जब वो मदर के अंदर चला जाता है तो follicular cells उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। Which type of joints are connected by the dense tough connective tissue that is rich in collagen fibers? तो हमारे पास fibrous joints की ये डेफिनेशन है बेसिकली। कार्टिलेजस जॉइंट के अंदर कार्टिलेज टाइप का होता है, सिनोवियल जॉइंट होता है जिनके अंदर सिनोवियल फ्लूइड होता है, कैविटी होते हैं, और एम्फिसिस जॉइंट्स और होते हैं। नेम द जॉइंट दैट अलाउज द स्कल टू रोटेट 200 ईयर्स, इस जॉइंट को पाइवोटल जॉइंट कहते हैं, जो हमारे पास उसकी रोटेशन करवा रहा होता है। ह्यूमरस मेक्स अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विथ, जो हमारे पास ह्यूमरस होती है ना वो स्कैपुला के साथ मिलके हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है, जिसको हम शोल्डर जॉइंट कहते हैं। क्लेविकल नहीं होती, स्टर्नम नहीं होती, नोमिनेट नहीं होती, बल्कि स्कैपुला होती है। अपने पास करेक्ट ऑप्शन होगा डेल्टा। हिप जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट, हिप जॉइंट, मल्टी स्टेज जॉइंट, कार्टिलेजस जॉइंट। तो हमारे पास हिप जॉइंट भी एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जिसके अंदर हमारे पास जो फीमर होती है ना वो हमारे पास हिप बोन के साथ मिल के हिप जॉइंट बना रही होती है। इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, तो ये जीन की डेफिनेशन है, बीटा ऑप्शन अपने पास राइट होगा। लिंकेज रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ, जब हमारे पास डिफरेंट जीन्स के दौरान लिंकेज हो जाती है ना तो जीन्स का सेपरेट होना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास रिकम्बिनेशन नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो रिकम्बिनेंट और हाइब्रिड होते हैं ना उनकी फ्रीक्वेंसी अपने पास कम हो जाती है। पेरेंटल फिनोटाइप्स ही मोस्टली रहती है। विच इज़ द रेशियो ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट टू होमोजाइगस रिसेसिव व्हेन फिनोटाइप इन द एफ1 जनरेशन ऑफ होमोजाइगस। जब अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि कौन होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव की हमारे पास रेशियो क्या होगी, तो अगर आप इसको ड्रा करेंगे फिनोटाइप तो आपको पता है कि एक कैपिटल आर एक बन रहा होता है, स्मॉल आर एक बन रहा होता है, दो हमारे पास बन रहे होते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे उन्होंने हमसे जो पूछा है ना हमारे पास बेसिकली उन्होंने पूछा है फिनोटाइप का। तो फिनोटाइप के लिहाज से अगर हम बताएं तो इसका आंसर होगा 3:1। अगर यहाँ पे वो जीनोटाइप होती तो इसका आंसर हमारे पास होता 1:1। तो इन चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना फिनोटाइप और जीनोटाइप को। चलो फॉलोइंग इज एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट इन ह्यूमन, तो एक्स लिंक डोमिनेंट हमारे पास जो है हाइड्रोफॉस्फेटिमिक रिकस, डेल्टा ऑप्शन इसका राइट होगा। बाकी जो पहली दो हीमोफीलिया हमारे पास दी हुई एक्स लिंक रिसेसिव है, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन भी हमारे पास एक्स लिंक रिसेसिव है, और कलर ब्लाइंडनेस भी हमारे पास एक्स लिंक रिसेसिव है। Relatives who have children together have a much higher risk of having children affected by environmental condition, नहीं, dominant condition नहीं, recessive condition yes, undirected condition। रिसेसिव कंडीशन अपने पास 40 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अगर रिसेसिव जो हमारे पास कंडीशन होती है जिस तरीके से कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया, तो हमारे पास जनरेशन एक दूसरे के अंदर आ रही थी। अगर सेम जनरेशन के अंदर भी बीमारी फैल रही है तो हेटेरोजाइगस मिलते जाएंगे तो हमारे पास ये डिजीज़ बढ़ती जाएगी। If a heterozygous round pea plant is crossed with a wrinkled pea plant, what is the probability of homozygous phenotype in the progeny? अब उन्होंने कहा हाइड्रोजाइगस राउंड पी, हाइड्रोजाइगस राउंड की जीनोटाइप अपने पास क्या होती है, कैपिटल आर स्मॉल आर, और रिंकल की हमारे पास वैसे ही होती है स्मॉल आर। तो जब इनके जीनोम बनेंगे तो हमारे पास क्या आता है, दो कम्बिनेशन आ जाते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर के, और हमारे पास दो कम्बिनेशन आ जाते हैं स्मॉल आर के। तो हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर के 50% बनेंगे और स्मॉल आर के 50% बनेंगे। तो यहाँ पे जवाब हमारे पास आएगा 50%। इंशाल्लाह बाकी कीज़ जल्द ही अपलोड कर दी जाएंगी।